तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे। दोस्तों, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है। मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कह लीजिए या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी साझा करने आया हूं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली आप देखोगे कि किस प्रकार से अभी 12 अक्टूबर को तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होना है, ठीक है। उसके लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, उसके लिए मैं भी ज्योग्राफी के सेशन ले रहा हूं। लेकिन व्हाट अबाउट देम जिनको 2026 और 2027 में प्रिपरेशन करना है, 2027 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका टारगेट की 2026 या फिर 2027 वाला प्रीलिम्स देना है, उनके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर देम दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर 2026, 2026 और 2027 के लिए, और 2027 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका टारगेट है 2026 और 2027 में उनको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देना है। तो 2026 और 2027 में जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की एग्जाम करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक क्या सही रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, किस बुक को फॉलो करना चाहिए। मैं एक बेसिक शॉर्ट एंड क्रिस्प स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर 2025 में जो प्रीलिम्स होने वाला है 12 अक्टूबर को, वो उसके लिए तो हम एलिजिबल नहीं है या वो एग्जाम तो हम दे नहीं रहे। लेकिन आप सर ये बताइए कि आने वाले समय में दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, उनके लिए सर सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, उनके लिए सही स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें वो लोग। जैसे किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, कि अगर आप 2026 या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्री और मेंस के लिए कंबाइंड प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि प्री के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी या मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। आपको प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करना है। ध्यान रखिएगा, नंबर एक बात, प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास समय, अगर आप 26 में दे रहे हैं तो भी आपके पास लगभग ऑलमोस्ट आपके पास 9 से 10 महीने का समय है, और 27 में आप अगर एग्जाम देना है आपको, तो आपके पास लगभग यहां पर भी समय, आपके पास 1.5 साल के आसपास का समय यहां पर भी बचता है। 1.5 से 2 साल का समय है, डिपेंड करता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम कब होता है। कैलेंडर नॉट रिलीज्ड येट 2026 का। तो 2026 का वैसे भी एज पर द एक्सपेक्टेशंस एग्जाम होने की संभावना वही होगी, मई के आसपास एग्जाम हो सकता है या पोस्टपोन भी हो सकता है। मतलब ये आयोग जब कैलेंडर जारी कर देगा तभी इस बात पर एक ऑथेंटिक टिप्पणी की जा सकेगी कि एग्जाम कब होगा। लेकिन अभी अगर हम मैं देखूं कि क्या आप लोग ग्रेजुएट हैं, तो आप लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हो गया है या ग्रेजुएशन पूरा हो गया है या स्टिल यू आर अंडर ग्रेजुएट, या अभी भी आप अंडर ग्रेजुएट हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है या आप अंडर ग्रेजुएट है, या आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर मेरा जो है नेक्स्ट ईयर जुलाई में या जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। तो प्री और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। हमेशा स्टडी कैसी होनी चाहिए दोस्तों, टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। मतलब एक आप टारगेट सेट करिए, आप एक लक्ष्य सेट करिए, एक गोल निर्धारित करिए, उस गोल के आधार पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अब टारगेट बेस्ड स्टडी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स को हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। लेकिन बुक्स को फॉलो करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बुक्स पर तो डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है इस एग्जाम का सिलेबस। वो है इस एग्जाम का सिलेबस। एंड सिलेबस के साथ साथ सर दूसरा है पीवाईक्यूज, प्री और मेंस के पीवाईक्यू, प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के पीवाईक्यू, ठीक है, और साथ ही साथ सिलेबस। मतलब यूपीपीसीएस का आपको सिलेबस बहुत अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए, प्री और मेंस का। सिलेबस के बारे में जब भी मैं बोलता हूं कि क्या सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि आप लोगों को पहले जो कमीशन ने जो सिलेबस दिया है प्रीलिम्स और मेंस का, वो सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए।
सिलेबस के साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट है इस एग्जाम को, जो आपको सही दिशा देगा, वो है दोस्तों पीवाईक्यूज। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और जहां पर भी आप पढ़ते हैं, आप वहां पर एक सिलेबस जरूर चिपका के रखिए, और आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके माइंड में होगा, चाहे वो जीएस 1 2 3 4 किसी की भी बात हो, या फिर वो यूपी स्पेशल की बात हो। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स के दौरान न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे, या करंट न्यूज पढ़ रहे होंगे, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे या मैगजीन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि मेरे सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उत्तराखंड का क्लाउड बर्स्ट इज रिलेटेड टू योर GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप उसको बहुत बारीकी से पढ़ें। यूएस और अदर कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो चल रहा है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर IR पॉलिटी में GS2। तो सिलेबस अच्छे से क्लियर होगा आपके दिमाग में, तो आप डेली इवेंट्स जो घटनाक्रम हो रहे हैं, न्यूज में जो कुछ आ रहा है, उसको ठीक प्रकार से अपने आप जीएस के सिलेबस के साथ रिलेट कर पाओगे। इसलिए सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। सिलेबस विल टेल यू व्हाट टू स्टडी, एंड पीवाईक्यूज, एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू विल गिव यू द क्लैरिटी हाउ टू स्टडी। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर याद रखिएगा, काम आएगा ये। दोस्तों, सबसे पहले आप सिलेबस को अपने सामने रखिए, ठीक है, सिलेबस को अपने सामने रखिए, और सिलेबस को ठीक प्रकार से, ध्यान रखिएगा, सिलेबस को अपने सामने रखिए और सिलेबस को ठीक प्रकार से उसको पूरा थॉरली पढ़ लीजिए, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। और जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल में इसको लगा लीजिए, बिकॉज सिलेबस का प्रॉपर डिटेल स्टडी विल टेल यू व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। सिलेबस एक प्रकार से दिया हुआ है, सिलेबस एक प्रकार से आपको आपका पढ़ने के दायरा निर्धारित करता है। और दूसरा, इसका जो है प्रॉपर एनालिसिस विल टेल यू हाउ टू स्टडी। ये आपको बताएगा कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इन दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर जरूर आप फोकस कीजिए। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो सर यही है कि सिलेबस आपको थॉरली पता होना चाहिए कि सर हमें सिलेबस में क्या अच्छे से कवर करना है, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कवर करना है। और दूसरा, पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ये मत सोचें कि यार जब मेरा प्रीलिम्स एग्जाम होगा तब मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखूंगा, या जब मेरा मेंस एग्जाम होगा तब मैं मेंस के पीवाईक्यू देखूंगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यू को साथ साथ तैयार कर सकते हैं। क्लियर? आप साथ साथ देखते रहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यू जरूर देखिए। आपने लेट से मान लीजिए आज आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, पॉलिटी में अगर आपने आज मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स पढ़े, मूल अधिकार, तो आप फंडामेंटल राइट्स को देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यू देख लीजिए, आप इसके एमसीक्यू भी देख लीजिए, और यहां से अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो देख लीजिए। आप मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, आप अर्बन फ्लड पढ़ रहे हैं, आप शहरी बाढ़ पढ़ रहे हैं, तो अर्बन फ्लड जब आप पढ़ रहे होगे तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने अर्बन फ्लड आपने पढ़ा, इस समय चूंकि देख रहे हो ना भारत के बहुत सारे शहरों में बाढ़ आ रही है ना, उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, वो आप पढ़ रहे हो, तो इससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन कम ही होगा, लेकिन हाँ मेंस का जरूर हो सकता है यहां से डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, जो GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्वेश्चन दिया हो तो उसको आप पढ़ लीजिए। बात क्लियर हो रही क्या? अब सर दूसरी बात आते हैं, हम बुक्स पर जरा बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी सेट स्टैंडर्ड बुक्स है, कौन कौन सी सेट स्टैंडर्ड बुक्स है। देखो, इस एग्जाम के लिए कुछ पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड बुक्स है। अगर आप प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखोगे, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखोगे, तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। अब सर कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? कई बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि सर कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, तो आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें।
आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वैभव शिवहरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। उस चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे तो मैंने वहां पर एक बुक लिस्ट शेयर कर रखी है, एनसीईआरटी की कंप्लीट एक बुक लिस्ट शेयर कर रखी है। एनसीईआरटी की एक कंप्लीट बुक लिस्ट शेयर कर रखी है, और इस बुक लिस्ट में ध्यान रखिएगा, इस बुक लिस्ट में मैंने बताया है कि आपको एनसीईआरटी का कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जो क्लासेस है, ठीक। जैसे मान लीजिए आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर पूरी मैंने बुक लिस्ट बता रखी है। वैभव शिवहरे ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वैभव स्पेस नहीं देना है, वैभव शिवहरे ऑफिशियल सर्च करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा। स्पेस मत दीजिएगा, वैभव शिवहरे ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाऊंगा। तो एक बुक लिस्ट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें, बिकॉज ज्योग्राफी इज माय सब्जेक्ट, ठीक है। आप इस चैनल पर देखो, मैंने ज्योग्राफी की ढेर सारी क्लासेस ली हैं। तो ज्योग्राफी में दोस्तों क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं दोस्तों, हिस्ट्री में तो वो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीन सब्जेक्ट्स हैं। जो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। सतीश चंद्रा भी पढ़ना है आपको और बिपिन चंद्रा भी पढ़ना है। समझ में आई बात क्या? एनसीईआरटी के बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी बताऊंगा आप लोगों को, उन स्टैंडर्ड बुक्स को भी आप फॉलो कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और उसके बाद आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि पॉलिटी आप क्लास 11th की पॉलिटी भी अगर अच्छे से कवर कर लिया आपने, क्लास 11th की पॉलिटी भी आपने अच्छे से कवर कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? और अच्छा, अब अगर एनसीईआरटी की बात करना, अगर आपको पढ़ना है कि सर एनसीईआरटी कैसे कवर करें, तो ऑलरेडी अभी मैंने, आप देखोगे क्लास 6 टू क्लास 10th, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी मैंने कवर कराई है। क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी मैंने कवर की हुई है। आप उस एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप उसको देखिएगा, वहां मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इतना काम करना है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको आगे स्ट्रेटजी बताऊं उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। स्टडी आईक्यू आईएएस की चल रही है इंडिपेंडेंस डे सेल। तो अगर इस स्वतंत्रता दिवस आप अपनी सफलता के दरवाजे, इस स्वतंत्रता दिवस अगर आप अपनी सफलता के दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू आईएएस पर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल 11 से 15 अगस्त के बीच में। और दोस्तों, इस सेल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरंभ 7.0 लाइव फाउंडेशन बैच, दोस्तों वो आपको मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर। 9,000 रुपए में आपको इस बैच में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप मेरे कोड वीवी लाइव का इस्तेमाल करेंगे। मेरे कोड वीवी लाइव का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वीवी लाइव, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। वीवी लाइव कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस समय 47% तक कोर्सेज में ऑफ चल रहा है। एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि इस फाउंडेशन बैच के साथ आपको 5100 एमसीक्यू की मास्टर क्लास जो यूपीपीसीएस के लिए है वो फ्री में, मतलब ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए है, ये अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों एकलव्य टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एकलव्य टेस्ट सीरीज 2025 के लिए 75 टेस्ट है, ये भी मिल रहे। अदरवाइज इसकी सेपरेट कॉस्ट 1500 है और इसकी सेपरेट कॉस्ट 2000 है। तो आपको ये दोनों ही पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यूं तो स्टडी आईक्यू पर 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी होती है, 24 महीने की, लेकिन इंडिपेंडेंस डे सेल में स्पेशल बोनस दिया जा रहा है, स्पेशल बोनस एडवांटेजेस इन दिस इंडिपेंडेंस डे सेल ऑफ, और यहां पर आपको 12 महीने की एडिशनल वैलिडिटी यानी 2+1 यानी 3 साल की दोस्तों 3 इयर्स ऑफ कोर्स वैलिडिटी यहां पर आपको मिल रही है। 3 साल के कोर्स की वैधता है दोस्तों, इसका जरूर लाभ उठाइए। क्लियर? आइए वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसी तरीके से आप इकोनॉमी की भी आप क्लास 11th में जो माइक्रो
एंड माइक्रो एंड मैक्रो जो एनसीईआरटी है दोस्तों, उस माइक्रो एंड मैक्रो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। ये एनसीईआरटी डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे ना एनसीईआरटी से क्या होता है, एनसीईआरटी आपका एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर देता है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बेस फाउंडेशनल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेते हो तो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इन बुक्स को फॉलो कर लें। साथ ही साथ दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप देखोगे तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप स्पेक्ट्रम एक बुक है उसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों ज्योग्राफी में तो आप मेरी वाईटी क्लासेस देखिए, मेरी वाईटी क्लासेस देख लिए, यूट्यूब पर जो क्लासेस उसको देखिए, और साथ ही साथ एनसीईआरटी करिए। और बहुत अगर आपको लग रहा है तो आप माजिद हुसैन सर की बुक जो है वो देख सकते हैं। आप माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम, ये तो हिस्ट्री बात होगी, ज्योग्राफी, साइंस के लिए क्या करना है आपको, साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़िए, उससे काम हो जाएगा। या जनरल साइंस की कोई भी बुक आप किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा के पढ़ सकते हो, वहां से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जब टेक की बात करते हैं तो टेक जो है ना दोस्तों, ये करंट अफेयर बेस्ड है। ये किसी इंस्टीट्यूट के आप नोट्स उठा लीजिए और वहां से टेक्नोलॉजी को कवर करना शुरू कर दीजिए। क्लियर? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आता है सब्जेक्ट आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए रामबाण किताब है एम लक्ष्मीकांत, इसको जरूर पढ़िए। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ना छोड़ दिया है, ऐसी गलती तुम मत करो। जब से ये YouTube में पढ़ाई का दौर आया है, YouTube में पढ़ाने का जब से जमाना आया, तब से लोगों ने ना ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दिया है, मतलब किताबों से पढ़ना छोड़ दिया, लोग केवल ऑनलाइन ही पढ़ते रहते। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो कीजिए। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें, आप जो आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करें, ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें, जो आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करें। मतलब इस एग्जाम में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप 50% अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी आपका 50%, तो 40% उसमें 100% में से, मतलब आउट ऑफ 100% 50% आपका रेगुलर बेस पे स्टडी, 40% आपका प्रैक्टिस प्री और मेंस दोनों का प्रैक्टिस, और 10% जो है वो आपका है लक, किस्मत। कुछ तो रोल किस्मत का भी है ना, कुछ तो रोल आपकी किस्मत का भी है। तो 50% स्टडी जो है आप यहां से कर सकते हैं, 40% वेटेज है, 50% वेटेज है स्टडी का, लगभग ऑलमोस्ट 40% आपका प्रैक्टिस, और उसके अलावा 10% तो फिर किस्मत के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप लोग जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं वो एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लें, एक शेड्यूल बना लें, रूटीन सेट कर लें। ठीक है? या अगर आपको लगता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है जहां से आपका एक, देखो कोचिंग ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इंस्टीट्यूट आपकी 100% प्रिपरेशन नहीं करा पाएगा, है ना? कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, XYZ, कोई भी स्टडी IQ हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, 100% प्रिपरेशन आपकी कभी नहीं हो पाएगी वहां से। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, रेगुलर क्लास लेने से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको एक ऐसा मौका मिलता है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कि आप एक रूटीन में आ जाते हैं। जो पॉलिटी आप खुद से पढ़ के हो सकता है 2-2.5 महीने लग जाए, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा योग्य टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप बहुत जल्दी उसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं, चले ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ऐसे गहरे तथ्य हैं जो हम किताब बार बार पढ़ते रहते नहीं समझ में आता। मतलब यूं 4-5 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोचिंग ज्वाइन किया, किसी ट्यूटर ने, किसी टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, तो जहां 4 बार पढ़ के वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, आप शायद एक या दूसरी बार में, पहली या दूसरी बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप किताब से, एनसीईआरटी से बार बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब में 1-2 वीडियोस भी देख ली, नहीं समझ में। तो प्रॉपर अगर आपने किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में पढ़ाई करी हुई है किसी भी सब्जेक्ट की, उससे पढ़ने के बाद आप जब खुद से किताब से पढ़ोगे तो आपको वो आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम पहले इनिशियली कुछ लेवल पर अपना प्रिपरेशन कर लें, है ना, कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, और वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद
अपना साथ साथ पढ़ते रहे। उससे क्या होता है, एक आपका सर्टेन टाइम टेबल बन जाता है ना। और फिर उस टाइम टेबल की पेरीफेरी में आप अपना पढ़ाई करते रहते हो। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई बात यहां पर, बुक्स तो बताई एनसीईआरटी बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। सिलेबस और पीवाईक्यू को अच्छे से देख लो, सिलेबस और पीवाईक्यू के साथ साथ एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो कर लो, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है अपने साथ उनको रखो। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, व्हाट शुड वी डू फॉर द करंट अफेयर्स, हमें करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला एस्पेक्ट क्या है, एक बात को मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला एस्पेक्ट है करंट अफेयर का कि आप एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। आप रेगुलर बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो यू कैन फॉलो इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू। और अगर आपको ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है, कि लग रहा है यार मैं स्वयं पढ़ रहा हूं तो मेरा समय बहुत ज़ाया हो रहा है, इन दोनों ही न्यूज़पेपर का स्टडी आईक्यू आईएएस पर, स्टडी आईक्यू आईएएस चैनल पर इसका एनालिसिस आता है मॉर्निंग में। इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस चंदन शर्मा सर कराते हैं और द हिंदू का एनालिसिस प्रशांत तिवारी सर कराते हैं। द हिंदू का एनालिसिस सुबह 7 बजे होता है इस चैनल पर, और चंदन सर जो कराते हैं इंडियन एक्सप्रेस, ये होता है 10 AM। तो आप इन दोनों को या दो में से जो भी आपको ठीक लग रहा है उस न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये क्या करेगा, इससे जब आप ठीक प्रकार से जब आप एडिटोरियल एनालिसिस करोगे ना, एडिटोरियल एनालिसिस करोगे तो वो आपका मेंस जो है, मेंस स्किल्स आपका इंप्रूव करेगा, मेंस स्किल्स एनहांस करेगा। मेंस आंसर राइटिंग स्किल जो है बेसिकली आपकी जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, वो ध्यान रखना है। क्योंकि यहां से ना आपको कुछ रिपोर्ट्स, आइडियाज है ना, ये मिलेंगे जो अपने आप आंसर में मेंशन कर सकते हो, कोट कर सकते हो। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ साथ में एडिटोरियल एनालिसिस। अब लेकिन ये एडिटोरियल में कौन सा एडिटोरियल हमें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ये आप रिलेट कर लीजिए। वो यूजुअली GS2 या GS3 से रिलेटेड हो सकता है, या समटाइम्स वो आपका इन्वायरमेंट से, इकोनॉमी से, साइंस एंड टेक से, और IR से, डिजास्टर से, किसी सोशल इश्यूज से रिलेटेड एडिटोरियल हो सकता है ना। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, डिजास्टर से या सोशल इश्यूज से अगर एसोसिएटेड है वो एडिटोरियल जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप जानते हैं, तो आप उस एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। इसके अलावा इसी चैनल पर आप देखते हो कि सुबह 8 AM पर UPPCS स्टडी IQ, 8 AM पर UPPCS स्टडी IQ पर क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। DCA होता है योगेंद्र सर का, ठीक। योगेंद्र सर की DCA की क्लास होती है इसी चैनल पर सुबह 8 बजे, ठीक है। आप उस क्लास को जरूर देखें। मतलब योगेंद्र सर का जो DCA है उससे बच्चों को बहुत हेल्प होती है ना। मतलब उससे एग्जाम ओरिएंटेड DCA सर कराते हैं, जहां से जो आपके प्री के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्री के लिए, प्री एग्जाम जो आने वाला है 12 अक्टूबर को, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप योगेश सर की सुबह 8 बजे वाली DCA की क्लास को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर मुझे तो एग्जाम 2027 में देना है, तो मैं करंट अफेयर कब से पढ़ना शुरू करूं? भाई तुमको 2026 में एग्जाम देना हो या 27 में एग्जाम देना हो या 28 में एग्जाम देना हो, डज नॉट मैटर। जिस दिन तुम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तुमने सोच लिया कि भाई मेरे को मतलब मुझे जो है एसडीएम या डीएसपी बनना है, तुमने सोच लिया, ठीक। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एसडीएम डीएसपी आईएएस आईपीएस बनना है, तुमने ठान लिया है कि आईएएस आईपीएस बनना है, तो तुम उसी दिन से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। तुम तभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे बनना है, कुछ करना है, तो आप करंट अफेयर पढ़ना उस दिन से शुरू कर सकते हैं। समझ में आई बात क्या? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, मतलब जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर फॉलो कीजिए आप। और आप एक टारगेट सेट करिए, आप एक टारगेट सेट करिए कि भाई पहले मैं अपने शुरुआत के 100 या 150 डेज में, 100 या 150 डेज में मैं GS1 और GS2 पूरा कर लूंगा। ऐसा टारगेट सेट करिए। प्लस साथ साथ में इसके साथ साथ में करंट अफेयर चलते रहना चाहिए, इसके साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस चलती रहे, इसके साथ साथ में आपकी डेली आंसर राइटिंग चलती रहे, ठीक। 100 to 150 डेज, कुछ इतने दिनों के बीच में आपका 2 से 3 महीने के बीच में आपका GS1 और GS2 दोनों कवर हो जाएगा। 100 to 150 नहीं, 120 लिखूंगा मैं यहां पे, 100 to 120 डेज में, ठीक। फिर अगेन आप फिर से एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाइए, अगेन 100 to 120 डेज में अब जो है आपको GS1 तो हो गया, अब यहां पर आपको GS2 और GS2 और GS3 कवर करना है ना। GS2 में बेसिकली GS3 और GS4 कवर करना है, GS3 एंड GS4 कवर करना है। क्लियर? GS3 में आपका कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है और इकोनॉमी है। इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। एनवायरमेंट, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 बड़े बड़े सब्जेक्ट, इसमें से 3 बड़े सब्जेक्ट और 2 छोटे सब्जेक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर छोटे सब्जेक्ट हो गए, बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट भी बड़ा सब्जेक्ट है और इकोनॉमी तो है ही अपने आप में सब्जेक्ट एक। तो इसको GS3 को आप इसमें तैयार कर लीजिए। इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा कि इसमें भी साथ साथ करंट अफेयर डेली होना चाहिए, इसके MCQ जो आप पढ़ रहे हो उसके MCQ प्रैक्टिस जो आप पढ़ रहे हो उसी का दोस्तों उसी की आप आंसर राइटिंग रेगुलर करते जाइए, है ना। और अब लगभग 120, 120, 240 डेज हो गए। लगभग आपने इन 240 डेज में, लगभग आपने इन 240 दिनों में लगभग 7 से 8 महीने का समय हो गया। समझ में आ रही बात? लगभग आपके पास 7 से 8 महीने का समय हो गया। अब इसके बाद रिमेनिंग आप लास्ट के अगेन 100 to 120 डेज में दोस्तों अब आप तैयार कर लीजिए GS5 एंड GS6। साथ ही साथ यहां पर ऐसे भी करना है, आपको हिंदी भी करना है, करंट अफेयर जो कर रहे थे वो कर ही रहे हैं। MCQ यहां कुछ होगा नहीं, तो आप आंसर राइटिंग साथ साथ ये भी करना है आपको। और मैं तो बोलूंगा कि ऐसे वाला जो पार्ट है ना, ऐसे का जो कंपोनेंट है, तो उसको तो हर जगह आप शामिल कीजिए। ऐसे के कंपोनेंट को आप यहां पर भी शामिल कीजिए, ऐसे के कंपोनेंट को आप यहां पर भी शामिल कीजिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्ट्रेटजी बनानी है आपको। आप सोचो कि साल भर का पूरा प्लान बना ले और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, वो संभव नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा करना शुरू करो। आप शुरुआत के दिनों में GS1 2 कर लो, फिर उसके बाद अगले स्पैन में GS3 4 कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर 4 में यानी पूरा कंप्लीट एथिक्स की बात हो रही है, फिर अगले स्पैन में आप GS5 6 कर लो। ऑप्शनल, वैसे भी आपको पढ़ना नहीं है 5 के 6 के साथ, ऐसे आप यहां पर भी कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग, मतलब आपको ये मान के चलिए 1 ऐसे इन अ मंथ, 1 ऐसे इन अ मंथ,
एक दिन में एक ऐसे तो लिखना है, समझ रहे हैं? एक दिन में एक ऐसे राइटिंग तो करनी ही करनी है। एक महीने में एक ऐसे तो आपको लिखना ही लिखना है, ये आप ठान लीजिए। जो भी करंट से एसोसिएटेड न्यूज है उससे रिलेटेड कर लीजिए। करंट की कोई न्यूज है उससे रिलेटेड कर लीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि करंट से कोई न्यूज आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ट्रेडिशनल टॉपिक उठा लीजिए, या कोई आप पीवाईक्यू ही देख लीजिए, मतलब आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, वहां से कर सकते हैं, या फिर कोई करंट इवेंट है वहां से कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी ना एक सही दिशा में होगी। मतलब ध्यान रखना है, कभी भी प्रिपरेशन कोई तुमसे कितना भी कह ले कि भाई पहले प्री क्वालिफाई कर लो फिर मेंस की तैयारी करना, पहले प्री क्वालिफाई कर लो फिर मेंस की तैयारी करना, ऐसा नहीं होता है। प्री और मेंस की दोनों की तैयारी साथ साथ होती है। रेगुलर बेसिस पर आपको, देखो मैंने बोला आंसर राइटिंग भी करना है, आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, क्योंकि पढ़ोगे, जब तक लिखोगे नहीं तब तक इस एग्जाम में पढ़ने का कोई, इस एग्जाम के लिए पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। जितना पढ़ रहे हो उससे दुगना लिखना है। मैंने वही बोला है कि 40% इफ यू आर स्टडिंग देन 40% आपकी पढ़ाई, 50% पढ़ाई मान लेते हैं, 40% अभ्यास है, रेस्ट इज डेस्टिनी। समझ में आ रही बात क्या? तो दोस्तों ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई। इसको फिर से एक बार बताता हूं कि सबसे पहले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्री और मेंस की कंप्लीट स्टडी करना है, टारगेट बेस्ड, वो मैंने 100-120 दिन का जो टारगेट बनाया, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। दूसरा, फिर आप बुक्स में सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर ले, है ना। सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर ले, सिलेबस में क्या लिखा है उसको पढ़ ले, और सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल पर सामने चिपका के रखें सिलेबस को, ठीक। सिलेबस के साथ साथ जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज भी एक बार देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आप देखोगे तो यहां पर एनसीईआरटी के लिए मैंने बोला है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी आपको कवर करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कुछ सोर्स बताए मैंने आपको, बुक्स, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए मेरी वाईटी क्लासेस, ठीक है, मेरी वाईटी क्लासेस देखो, एनसीईआरटी देखो, है ना। और क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटी के लिए मैंने बुक बताई है। साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का और द हिंदू का सर करा रहे हैं स्टडी IQ इस चैनल पर, आप सुबह 7 बजे 10 बजे देख सकते हो। साथ ही साथ एडिटोरियल एनालिसिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द मेंस का जो कंटेंट है, मतलब आपको यहां से वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाएगा, है ना। ये आपका कंटेंट एनरिच करेगा, ठीक, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, है ना। जो आप वे फॉरवर्ड लिखते हो आंसर में, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, है ना। रिपोर्ट्स, फैक्ट्स एंड आइडियाज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, डेटाज मिल जाएंगे, ठीक है ना। एडिटोरियल में आप इन सारे टॉपिक्स का जरूर, एडिटोरियल आए तो जरूर पढ़ो। फिर सुबह 8 बजे योगेंद्र सर की करंट अफेयर की क्लास होती है यूबीपी से स्टडी IQ चैनल पर, उसको जरूर देखो, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, बहुत आपको हेल्प करेगा। समझिए बात, करंट अफेयर बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। करंट अफेयर के बिना नैया पार नहीं होगी, ना प्री में ना ही मेंस में। मेंस का भी पेपर उठा के देख लो, करंट बेस्ड पेपर था, चाहे वो यूपी स्पेशल की बात कर ले हम, या फिर वो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की बात कर ले। करंट अफेयर इज ऑलवेज प्लेज एन वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रिपरेशन। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप 100 से 120 दिन के 3 प्लान बना लीजिए। पहले GS 1-2 कर लीजिए, फिर 3-4 कर लीजिए, फिर 5-6 कर लीजिए, साथ साथ में ऐसे, आंसर राइटिंग, MCQ, ये सब तो करना ही करना है। एक ऐसे एक महीने में आपको एक ऐसे तो लिखना ही लिखना है। इतना आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और फिर अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड फैकल्टीज के गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन मिल जाए, तो आप स्टडी IQ IAS के अंतर्गत उत्तर प्रदेश PCS आरंभ 7.0 बैच ज्वाइन कर लीजिए आप। इस बैच में मैं कंप्लीट आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। स्टडी IQ की डेडिकेटेड फैकल्टी आपको पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएगी। दोस्तों आप BV लाइव कोड का यूज करेंगे ना, इस कोड का यूज करेंगे BV लाइव कोड का, तो आपको ये कोर्स 9,000 रुपए मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड का इस्तेमाल करके ही मिलेगा। सेल शुरू हो चुकी है। इंडिपेंडेंस डे सेल में कुछ खास स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए किया है, और वो ये कुछ एडिशनल बोनस दिया हुआ है। जैसे अगर आप आरंभ 7.0 बैच लेते हैं तो आपको दोस्तों 5100 MCQ बैच जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर के लिए, वो फ्री मिल जाएगा। अगर आप आरंभ 7.0 में एडमिशन लेते हैं तो टेस्ट सीरीज जिसकी अलग से 1500 रुपये कॉस्ट है, वो देने की जरूरत नहीं, वो आपको इसी में मिल जाएगी 9,000 रुपये में। अभी एडमिशन लेंगे तो आपको 3 साल की कोर्स वैलिडिटी मिलेगी, वरना यूं केवल 2 साल की कोर्स वैलिडिटी मिलती है। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्सेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही है, उसमें कोई संदेह, डाउट नहीं है।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को पूरी अभी योजना बताई है 2026 के लिए, 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, वो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो दोस्तों, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अन्य बच्चों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहने के लिए आप वैभव शिवहरे ऑफिशियल इतना सर्च करेंगे बिना स्पेस के, वैभव शिवहरे ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको कंप्लीट मेरी क्लासेस के वीडियोस, मेरी क्लासेस के PDF सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।